Today we are going to discuss the subject specialist economics paper that was taken by KPPSC on 23rd of June 2023. पेपर was a balanced paper, ना बहुत डिफिकल्ट था और ना ही बहुत आसान था। 8 to 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे और वो जो 8 to 10 क्वेश्चंस हैं वो ही आप लोगों की मेरिट में आने की वजह बनेंगे या शॉर्ट लिस्ट होने की, कि जो है ना वो समझ दें कि हम कह सकते हैं कि आपको वो गेम चेंजर वो होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। जहाँ पे कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होगी मैं समझाऊंगा, जहाँ पर इजी होगा तो वो विल जस्ट क्विकली पास टूवर्ड्स द अदर एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज। सिंपल परफेक्ट कंपटीशन की तरफ इंडिकेशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये मैंने ये आंसर की तरफ नहीं जस्ट चेक करा था कि कलर कौन सा है। तो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स दैट सेट देयर ओन प्राइस नो, ओनली वन सेलर नो, फ्यू सेलर नो। तो परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, if an increase in the price of good X leads to decrease in the demand for good Y, then X and Y are, ठीक है। अब जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट होती हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं और साथ हम ले लेते हैं टी, ठीक है। तो टी में सुप्रीम लिप्टन कुछ भी ले लें आप, तो मिल्क की प्राइस जब राइज होगी तो टी की जो डिमांड है वो फॉल होगी। इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स में होता है। तो इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स दैट इज मिल्क लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड वाई दैट इज टी, देन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये अब आपको पता चल गया कि हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली ये सिचुएशन है, ये आपके पास लॉ ऑफ डिमांड हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको वापस लेके जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट क्या कर रहा है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एज प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड राइज, नॉट डिमांड राइज, ठीक है। तो क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड decrease the quantity demanded, decrease the quantity demanded for that good along the demand curve. So B is the answer. So basically ये काम हुआ, decrease the quantity demanded हुआ और ये quantity demanded fall हुई है along the demand curve। तो ये है जी आंसर। सेम इसी तरीके का एमसीक्यू आपके पास नेक्स्ट है। हाँ, द लॉ ऑफ द सप्लाई स्टेट्स दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। अब अगर आपके पास ये सप्लाई कर्व है, ठीक है जी, तो एज द प्राइस राइज वी विल मूव अलोंग द सप्लाई कर्व और क्वांटिटी सप्लाइड राइज होगी और प्राइस भी राइज होगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट गुड अलोंग इट्स सप्लाई कर्व। ये है जी आपका आंसर जब प्राइस राइज। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। If an increase in the consumer income leads to a decrease in the demand for good X, ऑब्वियस है जब आपकी इनकम राइज होती है तो आप इंफीरियर गुड्स को कम परचेज करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक बर्गर ले रहे हैं जो कि एक स्ट्रीट हॉकर जो है ना वो बना रहा है, स्ट्रीट वेंडर बना रहा है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी यू विल मूव टुवर्ड्स केएफसी का बर्गर, हार्डीज का बर्गर। सो बेसिकली आप डिमांड डिक्रीज कर देंगे वो स्ट्रीट वेंडर वाले बर्गर की। तो एज इनकम राइज यू विल डिमांड लेसर ऑफ द इंफीरियर गुड्स। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 6, that the supply curve for good X is upward sloping indicates that the supply curve for good X is upward sloping indicates that। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का, यानी कि मैं कहता हूं कि ये पहला टफ एमसीक्यू बना जो स्टूडेंट ने मोस्टली रॉन्ग किया होगा। मोस्टली लोगों ने ए टिक किया होगा। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एक्स इंक्रीज एज मोर ऑफ द गुड एक्स प्रोड्यूस। सो बच्चों जरा ये देखो ना, ये हो गई जी सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई इन पॉजिटिव स्लोप्ड क्यों होती है, डिमांड नेगेटिव स्लोप्ड क्यों होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ए लेवल की बुक्स पढ़ा करें। तो फर्स्ट ईयर, उनकी जो फर्स्ट ईयर है ना वो बहुत इंफॉर्मेटिव है एज कम्पेयर टू आप लोगों का एमए जो आप लोग करते हैं। सो एज प्राइस राइज वी प्रोड्यूस मोर। इसमें मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से आ गई भाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ
cost of providing good X increase as more good X as are produced? Not at all. और श्योर नहीं है कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कांस्टेंट रहे. सो एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस. अब पॉइंट बचता है ये, एज द प्राइस ऑफ इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड एक्स डिक्रीजेस. यही चीज तो उसे अर्ज करती है प्रोड्यूसर को कि वो मोर प्रोड्यूस करे. एज प्राइस राइज ही प्रोड्यूस मोर बिकॉज उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, एज प्राइस राइज, ठीक है, उसने मोर प्रोडक्शन करनी है. अब मोर प्रोडक्शन करनी है तो उसकी कॉस्ट तो बढ़नी है. ठीक है, तो कॉस्ट को प्राइस का इंक्रीज उससे इंसेंटिव देता है कि अच्छा यार कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई है बट मेरी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है साथ. सो उसकी वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग द एक्स्ट्रा गुड, वो उसे डिक्रीज फील होती है तो वो इंक्रीज करता है अपनी प्रोडक्शन. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज सी. आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. मैं क्रॉस चेक करने के बाद ये पूरा पेपर पहले 1 आवर मैंने देखा है इसको हर एंगल से, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7. विच ऑफ द फॉलोइंग, वेयर इज माय टूल, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द डिमांड फॉर अ गुड एक्स टू द राइट. ठीक है जी, तो राइट किस तरफ होता है? ये है जी आपका राइट. ठीक है जी, D1 से D2 ये हो गया जी राइट. तो राइट किस तरफ हो गया? अच्छा एक मिनट जरा देखते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स. भाईजान प्राइस तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता. आगे आ गया बोथ ए एंड सी, तो ए तो है ही नहीं. ठीक है जी, तो बाकी बच गया डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई इफ गुड वाई एंड एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्स. अब मसला ये है कि इसने कहा बोथ ए एंड सी आंसर है, तो बी ऑप्शन तो है ही नहीं. ठीक है, अब आ गया आपके पास सी. तो सी आपके पास आंसर बन सकता है कि अगर आपका कॉम्प्लीमेंट है गुड वाई, ठीक है, और उसकी प्राइस फॉल कर गई है. मेरी अभी पहले वाली एग्जांपल में मिल्क है, अगर मिल्क चीपर हो गया तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो टी का डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो आई विल गो विद सी. ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है. बोथ ए एंड सी आर नॉट आंसर. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो ओवर स्मार्ट शार्प, वो पता क्या गए होंगे, वो नन की तरफ चले गए होंगे. भाई ये जो बी ए बोथ बी वाली जो ऑप्शन है ना, बोथ ए एंड सी, बस ये यहाँ पे खत्म हो गई है. बोथ ए एंड सी आर आंसर, यू सेड नो, ए आंसर नो, तो इसका मतलब सी आंसर है. यस, सी ऑप्शन है ना हमारे पास सेपरेटली, तो सी सेपरेट ऑप्शन है, दैट्स व्हाई हमारे पास ये आंसर है. वाई एंड एक्स बोथ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उसने बता भी दिया. मिल्क की प्राइस अगर फॉल कर जाती है, डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ वाई, वाई इज मिल्क, तो डिमांड फॉर एक्स राइज कर जाएगी और वो भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया? सी. क्वेश्चन नंबर 8. इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. ओ मैन, इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ हो, ये आपके पास हो गया, ये सिचुएशन बन गई. ठीक है जी, तो ये सरप्लस क्रिएट हो गया ना. तो इक्विलिब्रियम में जब सरप्लस क्रिएट हो जाता है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है, तो प्राइस करती है फॉल. सो बस इतना सा ही आपने बताना था. हाँ जी, तो प्राइस ऑफ द गुड, एक मिनट, प्राइस ऑफ द गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, सो द सरप्लस, आंसर तो सरप्लस होगा, या ए या डी. देयर इज अ सरप्लस एंड द एक्सेस सप्लाई एंड द प्राइस विल फॉल. तो ये मैंने अभी बताया था ये. अब इसी का अपोजिट उसने यहाँ पे पूछ लिया शॉर्टेज वाली सिचुएशन में. तो शॉर्टेज वाली सिचुएशन में ये हो गया जी, ये हो गया जी, प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, शॉर्टेज क्रिएट हो गया, प्राइस विल राइज. सो शॉर्टेज एक या आ रही है 9 ए में, और एक आ रही है जी शॉर्टेज सी में. तो प्राइस विल राइज वाला ऑप्शन हमारे पास है, वो है ए. तो हमारा 9 का आंसर बनता है ए. ठीक है जी, आगे चलते हैं. 10 10 10 10. इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस. भाई बिल्कुल सिंपल सी बात बता दी उसने कि ये लें जी, ये है जी प्राइस और ये है जी क्वांटिटी. और अब क्या होगा जी? देयर इज अ शॉर्टेज, नो, द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस रिमेन्स अनचेंज. यही होगा ना. इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज इक्वल, तो हम तो इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आती. दैट्स व्हाई आंसर इज बी. ना सरप्लस ना शॉर्टेज. आगे चलते हैं. 11. एन इंक्रीज राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू कॉज. अब ये इक्विलिब्रियम मार्केट की तरफ आ गया जी, ये लें जी और ये लें जी, ये जी डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट हो गया. अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें आपने बताना था कि हाँ जी क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज एंड प्राइस विल राइज. नजर आ रहा है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हुई है.
तो आपने प्राइस इंक्रीज करनी है। तो आ जाते हैं, किधर है जी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, यस ये राइज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी, यस इट कैन बी ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी राइज कर गया। अब फॉल इन द इक्विलिब्रियम, नो। इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज, नो नो, सो आंसर इज ए। ठीक है जी, तो ये मैंने शो भी कर दिया। हाँ, ये भी पूछ सकता था कि क्वांटिटी सप्लाइड राइज हुई है, ये अगले क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है जी, तो एज प्राइस राइज एंड क्वांटिटी भी राइज, ये दोनों चीजें उसने ए में पूछ ली। 11, अ डिक्रीज इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई फॉर अ गुड विल टेंड टू। ठीक है, क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसकी हुई है, सप्लाई की हुई है। इसको रेज करते हैं, अभी सप्लाई की तरफ आते हैं। सो दिस इज द केस एंड योर सप्लाई हैज डिक्रीज। ठीक है जी, ये सप्लाई कर गई फॉल और ये आपकी होगी क्वांटिटी फॉल और प्राइस राइज। सो देखते हैं जी क्या आंसर ऑप्शन देता है। Here is the question 12, ये an increase in the equilibrium price, yes we know, but answer decrease in the equilibrium price, no. Increase in the scale of production and increase in the equilibrium price and decrease in the quantities, decrease in the equilibrium quantity, yes this is the answer। ये वाला आंसर है, प्राइस राइज and the quantity falls, yes we have this। next चलते हैं 13, if there is an increase in both the supply and demand for computer in the market for computer, what would be expected। अच्छा, अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। कलर को करते हैं चेंज, ये लें जी, ओ मैन नहीं ठीक, ये ठीक है। सो दिस इज माय सप्लाई, दिस इज माय डिमांड। ठीक है जी, तो ये होगी जी क्वांटिटी और ये होगी जी प्राइस। ठीक है जी, और अब हुआ क्या, उसने कहा कि क्या 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 कहा क्या, देयर इज इंक्रीज इन बोथ सप्लाई डिमांड। ठीक है जी, अब ये देखें, डिमांड ये राइज कर गई, सप्लाई ये राइज कर गई। मैं क्यों बराबर चेंज करूं, मैंने तो बराबर चेंज कर दिया। अगर मैंने बराबर चेंज किया, इक्वल चेंज किया, तभी प्राइस नहीं चेंज होगी और क्वांटिटी राइज होगी। बट हु टोल्ड मी कि मैंने इक्वल चेंज करना है डिमांड एंड सप्लाई में, उसने तो कहा ही नहीं। सो ये भी हो सकता है कि डिमांड राइज मोर, सप्लाई राइज लेस। तो इस वजह से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, आई डोंट नो। ठीक है जी, तो जो एफिशिएंट स्टूडेंट है दे अंडरस्टैंड माय लॉजिक, कि डिमांड राइज हुई है इतनी, तो सप्लाई राइज इतनी भी तो हो सकती है ना। तो नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ आया, क्वांटिटी तो डेफिनेटली राइज होनी है, बट प्राइस यहाँ राइज कर गई है। सो सिचुएशन है, प्राइस राइज भी कर सकती है, फॉल भी कर सकती है, तो एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है वी डोंट नो। सो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज एंड द चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस बी एम्बिगुअस, द आंसर इज डी। एक मिनट, गलत आंसर तो नहीं कह गया, ये यही वाला ही डिस्कस कर रहा था। ठीक है, 13 वाला ही डिस्कस कर रहा था। इस जैसा एक और क्वेश्चन आने वाला है 14। तो चलते हैं नीचे, 1 मिनट। अच्छा, अगर एक वीडियो में ये ना बन सका तो वी विल कवर इन दिस, वी विल कवर द इन पार्ट 2। ठीक है जी, सो वी हैव 14, सपोज दैट इंक्रीज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है जी, furthermore that suppose that the supply of the computer increase more than the demand for the computer। ले, ये जी आपका मसला उसने हल कर दिया। वो वाला जो क्वेश्चन मैं करा रहा था ना आपको, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, और उसने आपको खुद ही कह दिया कि अच्छा इस तरह करें, सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज कर दें। लें जी, हमने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया ज्यादा और डिमांड को इंक्रीज कर दिया है थोड़ा। तो अब करते हैं कलर चेंज और देखते हैं जी हमारे पास नया सप्लाई कर्व ये और नया डिमांड कर्व ये वाला। तो नया डिमांड और नया सप्लाई ने यहाँ पे एक दूसरे के साथ किया मीटअप, और चेक करें जी, प्राइस हो गई फॉल। थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं जी, प्राइस फॉल क्यों कर गई, सप्लाई ज्यादा राइज कर गई है, डिमांड थोड़ा राइज हुई है, तो सरप्लस क्रिएट हो गया, प्राइस फॉल होगी, क्वांटिटी राइज करेगी। चलते हैं जी इधर आंसर की तरफ, डिक्रीज इन द प्राइस, देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर, ओ यार ये कौन सा क्वेश्चन पे आ गया, देयर इज चेंज, नो। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी be rise and the equilibrium price to rise, no। The change in the equilibrium quantity to be, no। The change in the equilibrium price be ambiguous, the equilibrium quantity to be rise and the equilibrium price to fall, D is the answer जो मैंने डायग्राम बनाई थी। ठीक है जी, तो जो लॉजिक बनाई, जो डायग्राम बनाई, उसको अपने क्या करना है, रिवर्स करके देख लेना है। तो डी इज द आंसर। 15, सपोज कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट टूवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ एप्पल। ठीक है जी, तो वो उसको बहुत शौक चढ़ गया कि भाई एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन डॉक्टर इकोनॉमिक्स वाला नहीं, मैं नहीं, और ठीक है जी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट ऑन द मार्केट फॉर एप्पल्स। हम्म
बड़ी अच्छी बात है। तो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, so this is the demand for apple, this is the supply, so demand for apple has increased, so as demand for apple will increase, तो जी एप्पल बनाने वाले के पास तो टाइम ही नहीं है भाई, वो कहाँ से नए नए दरख्त लगाने लग जाएगा, एकदम से आ जाएगी क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है, शिफ्ट नहीं होगी सप्लाई, सो प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है जी, ये हो सकता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एप्पल्स अलोंग द डिमांड कर्व, नो ब्रो, ये क्यों होगा, टेस्ट चेंज हुआ है, टेस्ट शिफ्ट करता है डिमांड कर्व को, उसके बाद there is an increase in the demand for apples and the decrease in, no, there is an increase in the demand for apples and an increase in the quantity supplied of apple along the supply curve, यही आंसर है, और यही मैंने आपको मूवमेंट along the supply भी बताया। So we are going below, where is below, ओ भाई हट जाओ, ये लें जी, हाँ, तो अब हम चल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, सपोज बोथ बायर एंड सेलर ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स के जो दोनों बायर एंड सेलर हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग के गुड एक्स की प्राइस राइज होगी नियर फ्यूचर में, तो क्या सिचुएशन होगी, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है, और बंदा सोच रहा है ये वाली चीज भी महंगी हो जाएगी, ये वाली चीज भी महंगी हो जाएगी, सो बोथ पैनिक बाइंग, डिमांड बाय, डिमांड राइज करेगी, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज महंगी हो जाएगी, ले लो, तो डिमांड राइज होगी। हाँ, तो सप्लायर बेचारा क्या करेगा, हाँ, इफ ही इज एक्सपेक्टिंग कि पीपल विल डिमांड मोर एंड प्राइस विल राइज, सो ही विल सप्लाई मोर, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में प्रोडक्ट एक्स की प्राइस राइज करेगी, सो सप्लाई विल आल्सो राइज, डिमांड विल आल्सो राइज, बट नो वन नोज के सप्लाई कितनी राइज होगी और डिमांड कितनी राइज होगी, हमें ये नहीं पता, सो दैट इज द पॉइंट, सो ये है मेरी नई सप्लाई, ये है मेरी नई डिमांड, दोनों इधर कट कर रहे हैं, देयर इज अ चांस कि प्राइस राइज कर जाए, देयर इज अ चांस कि प्राइस फॉल कर जाए, लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है कि मेरी क्वांटिटी जो है वो सेम रहे, ओ सॉरी, मेरी क्वांटिटी तो राइज होगी, बट प्राइस एम्बिग्विटी है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इधर चलते हैं, प्राइस विल इंक्रीज, नो, price will increase, no, price will decrease, no, the impact on both price and the quantity is ambiguous, यार कितना अच्छा इंसान है, कौन सी ऑप्शन थी, एक सेकंड जरा गौर करते हैं, और रिकॉर्डिंग को करते हैं जरा पॉज, फिर सोचते हैं, ऑप्शन देखने दें मुझे। अच्छा जी, तो मैंने ना 2 मिनट गौर किया है इसके ऊपर, मैंने हर एंगल से डायग्राम बना दिया, बट आंसर यहाँ पर नहीं है, 16 इज द सेकंड confusing question in this paper, ठीक है, suppose both buyer and seller of good x, for example wheat, expect the price of good x to rise, अब कॉमन सेंस है, इकोनॉमिक्स आपको भी आती है, ठीक है जी, तो अब ये देखें, मैं लॉजिक बना रहा हूं और अब आपने समझना है, ठीक है, इस पेपर में ना 3-4 मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन मैं इसको मिस्टेक तो नहीं कहता, लेकिन एनीवेज देखते हैं, ये है जी आपके पास। अच्छा, अब होगा ये कि कंज्यूमर क्यों ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे सारी बात चल रही है, कंज्यूमर विल डिमांड मोर वीट, क्योंकि उसे पता है यार महंगी हो जाएगी, तो डिमांड विल राइज एंड सप्लाई विल आल्सो राइज, क्योंकि वो सिचुएशन ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस ऑफ गुड राइज कर जाएगी। ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ये है जी सिचुएशन, ये छोटी सी मिस्टेक जो स्टूडेंट भी कर जाता है और मैं भी कर गया, ठीक है जी, तो क्वांटिटी इन द मार्केट फॉर गुड एक्स टुडे, ये मैं भी मिस कर गया, ओहो, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, मैं भी कहूँ आंसर क्यों नहीं मिल रहा था, तो टुडे, भाई आज क्या होगा, आज ये होगा, सप्लायर बेचारा रिएक्ट ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो उसके पास कौन सा टाइम है, डिमांड राइज कर जाएगी, डिमांड राइज करेगी तो प्राइस राइज करेगी, सिंपल इज दैट, ठीक है, तो अभी देखते हैं आंसर कौन सा है, द इम्पैक्ट ऑन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इज एम्बिगुअस, ठीक है जी, सो डिमांड फॉर wheat, price will decrease, no, price will increase and quantity will be same, ये तो नहीं हो सकता, प्राइस विल इंक्रीज, यस, क्वांटिटी विल बी सेम, अब wheat क्योंकि एक
पैरिशेबल गुड कह लें या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कह लें, तो आज तो वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो दैट इज द मेन रीजन। मे बी वो ये कंसिडर कर रहा हो कि एज डिमांड विल राइज, प्राइस विल राइज टुडे। आज की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, और एक दिन की जो सप्लाई होती है उससे कहते हैं वर्टिकल सप्लाई। सो मैं पर्सनली पेपर कर रहा होता तो मैं जाता सी की तरफ। ठीक है जी, लॉजिक भी दे दी, सब कुछ दे दिया, थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन हम आंसर तक पहुंच गए हैं। बाकी आप लोग भी अपनी लॉजिक मुझे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता के मैसेज में बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास 17 है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब ये वाला भी क्वेश्चन है ना, 18 वाला रॉन्ग दिया है जनाब मोहतरम पेपर सेटर ने। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने क्या करना होता है जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आपने एक्सप्लिसिट प्रॉफिट जो होता है ना, सॉरी, रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करना होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट में। और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है ना, उसके अंदर आपने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को कंसीडर करना होता है। तो जनाब मोहतरम ने सी वाली ऑप्शन दे दी है ऊपर। ये सी वाली ऑप्शन जनाब साहब अगर इधर ले आते पेपर बनाते हुए, थोड़ा सा ना उसको पढ़ लेते 3-4 दफा, लेकिन लगता है कोई परेशानी चल रही थी घर के अंदर। होता है, इकोनॉमिस्ट होते हैं पेपर बनाने वाले, घर में बजट बना रहे होंगे अपना, तो मसला हो रहा होगा, कोई झगड़ा झगड़ा हो गया होगा, ठीक है जी। तो ईद भी आ रही है शायद, तो इस वजह से उसने पेपर बनाते हुए जरा कोई टेंशन क्रिएट होगी, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गई। तो मसला ये है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों माइनस होनी चाहिए। सो आंसर ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है। तो मसला ये है, इसने या तो दिया होता ना कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस, और इन इकोनॉमिक प्रॉफिट द इकोनॉमिस्ट विल आल्सो कंसिडर इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो फिर तो मैं चलो मानता, मैं बी की तरफ चला जाता, ठीक है। लेकिन ऑन अ सेफर साइड अगर किसी ने इम्प्लिसिट को कंसिडर कर दिया तो शायद वो आपको मार्क्स दे दे, अदरवाइज उसे ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। और 18 इज ओवरऑल रॉन्ग फॉर एवरीवन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओ मैन, आगे चलते हैं जी, 19 की तरफ जाते हैं। एक मिनट, वेयर इज 19, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं सिचुएशन को, आगे चलते हैं। 19, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इट्स स्लोप वुड बी। मैडम, सर, ऑल माय रिस्पेक्टेड पठान फेलोज, बात ये है कि देखें, ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, इसमें मैंने इतने सारे इनपुट्स बढ़ाए और मेरी अगर आउटपुट थोड़ी चेंज हो रही है तो भैया वो फ्लैटर होगी। थोड़ा सा फ्लैटर और करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये यूं कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये वाली सिचुएशन अगर मैं बनाता हूं तो मोर इनपुट्स, ठीक है जी, और लेस आउटपुट में चेंज, ये डिमिनिशिंग रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बिकम फ्लैटर एज द क्वांटिटी, बिकम फ्लैटर, ये आंसर है डी, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन, ये 19 का आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन हो गई है आपके पास। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन शोज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, द स्लोप ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल कर्व वुड बी। हाँ जी, तो हाँ जी, तो बात ये थी कि इफ द प्रोडक्शन फंक्शन शोज डिमिनिशिंग रिटर्न, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है, चलें जी टोटल कॉस्ट को देखते हैं भैया। ये टोटल कॉस्ट है, कौन सी वाली टोटल कॉस्ट ले लें, मॉडर्न या यही वाली? ठीक है, चलें यही वाली ले लेते हैं। तो ये देखें ना, मैंने ये आउटपुट इंक्रीज की है ये थोड़ी सी, और मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है ज्यादा सी, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न की निशानी है। तो मैं कहूंगा कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो स्टीपर हो जाएगी ना जब, तो स्टीपर 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 इज द सी, दिस वन, ठीक है जी। ये बात है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न होता है तो आपकी जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो स्टीपर हो जाती है, मोर इनपुट्स इम्प्लॉयड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है, द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम, तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड जो था ना वो इकोनॉमस से, तो वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। तो ए आंसर है द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। जब आप एक इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री इज जीडीपी, ठीक है जी। तो जीएनपी में तो आप फिर जाहिर सी बात है योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग अब्रॉड, और वो नेशनल फैक्टर जो नेशनल जो आपकी फॉरेन इनकम होती है वो भी ऐड होती है, तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर सी है। नेक्स्ट, next is the total income in an economy that remains after paying for consumption and government purchases is national saving, ठीक है जी। तो ये फार्मूला होता है, देखें बात सुने, जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है ना वाईडी, और उसमें से आपके पास आपने कंजम्पशन भी करनी है, आपने गवर्नमेंट
की परचेजेस भी करनी है। जो लेफ्ट वन होती है ना वो आपकी नेशनल सेविंग कंसिडर होती है। तो ये फॉर्मूला भी है, आपने देख लेना है। 24 का आंसर ए है। क्विकली चलते हैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए हमारे पास। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? ये इन्वेस्टमेंट इन पनामा, ये जनाब मोहतरम हमारे प्यारे, मुझे भी ना उठा के ना ले जाएं, लेकिन ये है कि पनामा में जिनका नाम आया हुआ था ना, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना ये फंक्शन ऑफ मनी ना वो समझते थे ना हम समझते हैं। ठीक है जी, तो फंक्शन ऑफ मनी ये है और ये है और ये है। तो बाकी ये वाला जो फंक्शन है ये कुछ स्पेशल लोग पाकिस्तान में करते हैं, तो ये इसलिए फंक्शन नहीं कंसीडर होता। कॉइन ऑफ द 5 रुपी इज अ काइंड ऑफ मनी। देखें बात सुने, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया, उसे फेट मनी कह दिया ना। मेटालिक मनी जब आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और वो कॉइन है, तो आपका आंसर मेटालिक बनना चाहिए। ठीक है जी, तो फिएट मनी इज नॉट द आंसर। पेपर मनी भी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स आर, इज कॉइन अ फिएट मनी? आप कहीं भी चेक करें, यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट द आंसर। देखिए फिएट मनी की ना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, अगर ये वाली लॉजिक आपको पता है। एक ठीक है ना, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि उसकी स्टफ की वैल्यू होती है। जो तो बात यह है कि मेटालिक मनी में मेटल यूज होती है और वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सो वो फिएट मनी नहीं होती है। ठीक है, यानी हम फेथ पे बिलीव करते हैं ना, जब हमें फेथ होता है ना वो पेपर मनी पे होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। सो आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तो उसमें हमारे कवर हो जाएंगे। यस, पाकिस्तान, इन पाकिस्तान मनी सप्लाई मैनेजमेंट इज सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ। अच्छा, अब ये ट्रिकी एमसीक्यू है। अगर तो डॉक्टर साहब जो है ना केपीके वाले हमारे बड़े प्यारे भाई जिन्होंने पेपर बनाया है, अगर तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं और वो आपको ट्रिकी एमसीक्यू उन्होंने दिया है, तो भाई सोल का मतलब ओनली होता है। ठीक है, तो ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोलिंग यानी मनी सप्लाई मैनेजमेंट, नॉट एट ऑल। स्टेट बैंक के बहुत सारे और फंक्शन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं इन पाकिस्तान मनी सप्लाई मैनेजमेंट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन ही रॉन्ग है, सीधी बात ही है। ठीक है, तो जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर दिया तो भी ठीक है, बट मेरी तरफ से रॉन्ग क्वेश्चन है। इन पाकिस्तान मनी सप्लाई मैनेजमेंट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये इसने जनाब अली दे दिया क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से उठाया होगा, चलें जैसे भी है, अल्लाह खैर करे। तो आगे चलते हैं जी। अ कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो आईएस कर्व होता है, ये लें जी, ठीक हो गया। आई वांट टू डू सम वर्क बट अनेबल टू फाइंड एनी सूटेबल जॉब, इट इज कॉल्ड, बहुत सारे बच्चों ने किया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाइयों बहनों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक जॉब आपके पास थी, आप दूसरी बेटर जॉब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ही कहा कि सूटेबल जॉब, सूटेबल जॉब, आई वांट टू डू सम वर्क बट अनेबल टू फाइंड द सूटेबल जॉब, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले जॉब पे थे, आपने तो नियत ही अभी की है कि अभी हमने जॉब करनी है, सूटेबल जॉब बट नहीं मिली, तो फ्रिक्शनल इज नॉट द आंसर, लेबर फोर्स इज नॉट द आंसर, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द आंसर। तो ये सिचुएशन अनएम्प्लॉयड कहलाती है। ही द पर्सन इज नोन एज अनएम्प्लॉयड but the situation is unemployment, so C is the better option, not the frictional one. when a person is between jobs, ठीक है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। विच कंट्री कंटेन्स रिलेटिवली हाई जीडीपी पर कैपिटा? इनमें यही नजर आ रहा है, यूएसए। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। एन इंक्रीज इन द, अच्छा ये याद रखें सारे खान भाई खान बहनें, ठीक है जी, ये ना आप लोगों को ये पेपर सेटर कह रहा है कि भाई आप यूएसए में चले जाएं, इनडायरेक्टली वो तरीका बता रहा है कि एसएस को छोड़ें, यूएसए का वीजा मिले, निकल जाएं। अच्छा आगे चलते हैं। एन इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ द प्राइसेस इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये देखा, 7 मसाइल भी बता रहा है पाकिस्तान के कि देखो यूएसए में जाओ, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। आगे चलते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जनरली रेफर टू बाय लाइक शॉर्ट एंड टाइटल, उसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। कि ये किसने पेश किया था? तो ये जो है ना एडम स्मिथ ने ये वाली बात बताई थी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डैश फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ सोशल प्रेफरेंसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा देखें, ये मैंने चेक किया, डायरेक्टली ना बहुत सारे लोगों का काम है सोशल प्रेफरेंसेस के ऊपर, लेकिन ये है कि वेयर इज द क्वेश्चन यार, कहाँ चला गया हूँ मैं? यस, न्यू क्लासिकल्स, ए इज द आंसर, बेटर आंसर इज ए। जो मैंने 3-4 सोर्सेज देखे हैं वहां पे न्यू क्लासिकल्स जो है ना, उन्होंने सोशल प्रेफरेंसेस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया। केन्स का बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम है, रियल बिजनेस साइकिल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करता है। ठीक है जी, जिसकी वजह, और दैट इज द पॉइंट। आज ये न्यू क्लासिकल्स तो आपके पास मेरा ख्याल में रॉबर्ट लुकस, थॉमस सार्जेंट,
ल्यूकस क्रिटिक, ये इनका काम वो था, अब एक्सपेक्टेशन की बात थी। यार टाइम बहुत शॉर्ट है और फिर 6 मिनट है, अच्छा बहुत टाइम है। कहाँ गए हम? यस, केनेजियन एंड क्लासिकल यूज डैश एक्सपेक्टेशंस। भाई उन्होंने सारी यूज किए हैं। उन्होंने कहा रिएक्शनल एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है। सो ऑल ऑफ अबव द इज द आंसर। सो ये भी एक ट्रिकी एमसीक्यू था और आप लोगों का बहुत सारों का रॉन्ग हो गया होगा। देखें बात सुने, केन्जियन और क्लासिकल तो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे, तो एक ने रैशनल का, एक ने अडेप्टिव का। क्लासिकल ने स्टैटिक की भी बात की, और स्टैटिक का मतलब ये है कि हाँ जी हर चीज ठीक, सब कुछ सुकून, सब कुछ बेहतर है, जैसे पीडीएम की हुकूमत नहीं कर रही है, सब कुछ अच्छा है पाकिस्तान में, कुछ भी कोई मसला ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं माशाल्लाह। पहले तो पीटीवी पे सब कुछ होता था, अब तो सारे चैनल ये बता रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा सॉरी फॉर दैट, आप लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस होंगी तो माजरत ख्वाह हूं मैं। एनीवेज स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो ये सारे के सारे आंसर है। सो फॉर मी डी इज द आंसर, ठीक है। बाकी पेपर सेटर जो भी सोचे, तो क्लासिकल केन्स बोथ रैशनल अडेप्टिव की तरफ तो आते थे, तो फिर बात ये थी कि ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं ए बी की तरफ जाता। फिर स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस यूजली यूज नहीं होता बुक्स के अंदर, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो स्टैटिक एक्सपेक्टेशन वही है जो क्लासिकल्स की थी। द रियल ड्रॉबैक ऑफ अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इज फोरकास्ट एरर। भाई पास्ट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब उनके बेस पे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे या कोई डिसीजन करने लगेंगे तो फोरकास्ट एरर आएगा। क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ फ्यूचर में तो नहीं हुआ ना। देखे कोविड का किसको पता था, कोविड चले हो गया, अब क्या कोविड आएगा नहीं पता। तो इस तरीके से पास्ट के जो बिहेवियर्स को देख के जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं तो फोरकास्ट एरर आएगा। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट, मनी मैटर्स एज कंपेयर टू फिजिकल पॉलिसी बिकॉज आईएस कर। अब ये गेमर जो है ना, इसने ये मेरे अपने पहले भी लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो अक्सर पेपर्स सेटर्स दे देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आईएस और एलएम सा होता है। ओ भाई ये कहाँ से खुद ब खुद ही चल पड़ा। बेसिकली ये होता है जी मॉनेटरिस्ट का एलएम, और ये होता है जी मॉनेटरिस्ट का आईएस। तो दे सेड के इन्वेस्टमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सो इनके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन है, एलएम स्टीपर और आईएस फ्लैटर। अब इस सिचुएशन के अंदर आप अगर मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं तो इफेक्टिव है, अगर फिजिकल पॉलिसी लेके आते हैं तो वो इनफेक्टिव है। देखें ये आपने काम किया, आईएस आप लेके गए जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, तो ये आपने आउटपुट को इंक्रीज किया, ठीक है जी। तो आउटपुट इतनी इंक्रीज होनी चाहिए था, लेकिन क्राउडिंग आउट की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, हाईली सेंसिटिव है ना आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे का सारा जो एरिया है, ये जी पिंक एरिया, चलें जी फीमेल की रिप्रेजेंटेशन भी लिए पिंक, ये हो गया जी, ये सारा क्राउडिंग आउट हो गया, तो आउटपुट टोटल इतनी इंक्रीज हुई। दैट्स वाई वो कहते थे कि मनी मैटर्स और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। चैप्टर नंबर 9 रिचर्ड फ्रोइन की बुक है मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन, वहां पर जाके देखें, ये बना हुआ होगा 9 और 10 के अंदर। मेरे ख्याल 9 में होगा। अच्छा क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा था भाई, कौन सा था 36 था, ठीक है जी। तो स्टीपर होगा, आईएस कर्व इज फ्लैटर एंड डी इज द आंसर। ओ नो सॉरी, ये बी इज द आंसर। आईएस कर्व इज फ्लैटर एंड एलएम कर्व इज स्टीपर, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, आगे चलते बी इज द आंसर। कितना टाइम रह गया, 2 मिनट्स है मेरे पास ये सेशन एंड होने में। तो अकॉर्डिंग टू केन्स फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा इनके अकॉर्डिंगली, केन्स के अकॉर्डिंगली, या केन्स को छोड़ें भी, जनरल आईएसएलएम मॉडल में चले जाएं और बना के देख लें, पता चल जाता है। तो ये जनाब आपके पास हो गया, किधर गया मेरा आईएस, ये है जी मेरा आईएस, और ये है जी मेरा एलएम। एलएम को जैसे ही मैं फ्लैटर बनाऊंगा और आईएस को स्टीपर बनाऊंगा, ऐसी सिचुएशन में जैसे ही मैं आईएस को शिफ्ट करूंगा, तो भाई मैंने सही शिफ्ट किया, यस मैंने सही शिफ्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट तो राइज हो रहा है, बट ये है जी सिचुएशन, ये थोड़ा सा क्राउडिंग आउट हो रहा है। तो मेरा लेक्चर आप देख लेंगे आईएसएलएम वाला, तो उसमें आपको शो हो जाएगा क्राउडिंग आउट। तो ये लेस क्राउडिंग आउट होता है जब स्टीपर आईएस होता है, तो स्टीपर आईएस होता है, ठीक है जी। Oh man, steeper IS किधर है जी? According to Keynes, fiscal policy would be effective and IS would be steeper and LM would be flatter. ये लें जी, C is the answer. ठीक है जी। आगे, केन्स एंड मॉनेटरिस्ट आर ऑन द सेम पेज। ये दो ऑप्शन दे दिए उसने, बी भी, ये भी रॉन्ग है। अब आप देखें ना, दो ऑप्शन दे दिए, डी और बी दोनों आंसर ठीक हैं, दोनों इस बात पे एग्री हैं कि भाई डिमांड साइड पॉलिसीज जो होती है ना, वो कंट्री के लिए बेटर होती हैं, सही है जी। बाकी ये सप्लाई साइड का कोई चक्कर नहीं है, फिजिकल इफेक्टिवनेस सप्लाई साइड वाया सप्लाई साइड, ना ए आंसर है ना
सी आंसर है। डिमांड साइड पॉलिसीज, असल में वही बता रहा हूँ मोहतरम जनाब पेपर सेटर साहब जो है ना उस वक्त किसी घरेलू मसाइल में जो है ना परेशान थे, तो डिमांड साइड पॉलिसीज आर इनइफेक्टिव लिखना था, एक में लिखना था इफेक्टिव, तो दोनों में लिख दिया इफेक्टिव क्योंकि लगता है उनका सोल्यूशन जो है ना वो निकल आया था जो घर के मसले का इफेक्टिव, तो यहाँ पर आके क्योंकि पेपर भी एंड होने वाला था और बहुत खुश होंगे वो, तो डिमांड साइड पॉलिसीज आर इफेक्टिव, तो डी भी आंसर ठीक है और बी भी आंसर ठीक है। आगे चलते हैं। किधर गया भाई, पेन किधर है हमारे पास, चलते हैं जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट डिफ्लेशन थ्योरी, ये जो आयरन फिशर साहब जो है ना उस वक्त फ्री होते थे तो ये इन्होंने ही पेश की थी, बाकी सारे उस वक्त मसरूफ थे। ठीक है जी, ये वाले तीनों बंदे ये उस वक्त टाइम नहीं था इनके पास, तो आयरन फिशर साहब ने पेश की थी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द हैरिस टुडेरो, हाँ जी, तो क्रिएटिंग अर्बन जॉब्स बाय एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, बेसिकली देखें ये वाला काम है, ये आप पढ़ भी लें तो बेसिक्स है कि फिर जब ये वाला सिचुएशन होती है ना हैरिस टुडेरो मॉडल में, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट में बेसिकली क्या होता है, जनरल कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज अप्लाई होती हैं, तो ये एक बेसिक सी बात है, थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में नहीं जा सकते। लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मॉरिस ने पेश किया था, और इनविजिबल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिचुएशन जो है आ गई हमारे पास। इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जब आप अपने ना फुल कैपेसिटी नहीं यूटिलाइज कर सकते, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो आपके पास आंसर है। ठीक है जी, और वो ये वाला आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ल्यूइस मॉडल फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इज, पीपल उस वक्त करते हैं जब वेजेस ज्यादा होती हैं, रूरल